तो नोट्स वहां से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा तो लिखवाया भी नहीं था। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे मैं वेद आगे भी कराऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में हम ऋग्वेद को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि ऋग्वेद इज द मोस्ट, कह सकते हैं जितना स्टार्टिंग में अपन चीज़ें आती हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वही है। जितने भी वेद्स है उन सभी वेद्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद को अपन यहाँ पे अभी देख लेते हैं, ताकि ईवीपी की स्टार्टिंग में ही अपन ने थोड़ा सा उसको कंबाइन क्रक्स कर लिया, ठीक है? फिर अपन ईवीपी शुरू करेंगे। तो लास्ट जहाँ पे लिखा था उसके बाद एक सेक्शन बनाओगे और वहां पे लिखोगे द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऋग्वेदा। अलग से मैं वेदास वाला टॉपिक कराऊंगा जिसमें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी अपन सरफेस पे देख रहे हैं, ठीक है, अबाउट द ऋग्वेदा, ठीक है? मैंने वेदास करके 4 सेक्शन बनाए थे, चारों लिखवाए थे ना? एक बार बताओ मेरे को, 4 वेदा मैंने लिखवाए थे? नहीं लिखवाए थे? नहीं लिखवाया? चलो रुको, जो मैंने बताया है वेदास के बारे में बस वही हम लिखवा रहे हैं, सरफेस पे डिटेल में बाद में जाएंगे, ठीक है? तो लिखेंगे वेदास 4 प्रकार के हैं। कौन से हैं? ऋग्वेदा, ठीक है? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेदास। इन द ऋग्वेदा व्हाट वी हैव? हिम्स, ठीक है? भजन हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है? कितने हैं, क्या है, वो अपन बाद में देखेंगे। इसमें एक और पॉइंट लिख लो, ये कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? वैदिक संस्कृत। संस्कृत नहीं बोलोगे, वैदिक संस्कृत बोलोगे। उसके बाद सामवेद। सामवेद में क्या है? म्यूजिक। यजुर्वेद में क्या है? सैक्रिफाइसेस। और अथर्ववेद में क्या है? मैजिकल स्पेल्स। तो दीज आर द 4। हमने छोटा सा एक डिवीजन किया है, इसको अपन बाद में डिटेल में देखेंगे। मैं सरफेस पे अभी करा रहा हूं क्योंकि अपन को ईवीपी स्टार्ट करना है, ठीक है? ये लिख लीजिए सर, लिख लिया? चलो जल्दी लिखो, फास्ट। हो गया? नेक्स्ट ऋग्वेदा। क्या? मैजिकल स्पेल, तंत्र विद्या, टोना टोटका। ऋग्वेद में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 35,000 ईयर्स अगो। 3500 साल पहले इनको कंपोज किया गया, बनाया गया।
3500, 1000 बोला था क्या मैंने? ईयर, 3500 ईयर्स अगो। सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, कंटेन्स 1028 हिम्स, या फिर इनको एक और चीज बोला जाता है सूक्ता। क्या बोलते हैं? सूक्ता। भजन को ही सूक्त, संस्कृत में बोलते हैं सूक्त, इंग्लिश में बोल रहे हिम्फ, संस्कृत में बोल रहे सूक्त, और इसमें 1028। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है रिगार्डिंग द गॉड्स। ठीक है, गॉड्स के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई है कि भैया इंद्र है, नंबर 1 गॉड है। उसके बाद अग्नि है, नंबर 2 गॉड है। अच्छा, ये नंबर 1 नंबर 2 गॉड कैसे पता चलेगा? जितनी बारी इनका नाम आएगा, जिसका नाम सबसे ज्यादा बारी आया वो नंबर 1 गॉड है, जिसका बारी नंबर 2 आया नंबर 2 गॉड है। ठीक है, कितनी बार आया वो लिखवा दूंगा बाद में मैं। नो, इसमें 10 मंडल है, 10 मंडल है इसमें, और इन 10 मंडलों में से मंडल नंबर 1 और 9 को 1 और 10 को बोलते हैं न्यू मंडलास, और 2 से लेके 9 वाले जितने हैं 8 मंडल, उनको बोलते हैं ओल्ड मंडलास। मंडल इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ हिम्स। तो वो कलेक्शन ऑफ हिम मतलब देखो आपके चैप्टर में कितने शब्द लिखे हुए हैं, बहुत सारे शब्द है। किताब में कितने शब्द है, बहुत सारे शब्द है। वो मेरे 1028 हिम्स लिखे हुए हैं, भजन लिखे हुए हैं। अब उन 1028 को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है 10 मंडलों में, और उनमें भी ये बोला गया है कि भाई 1 नंबर और 10 नंबर जो मंडल है ये नए हैं और बीच वाले पुराने हैं। इट्स लाइक कि पहले तो ये लिख लिए गए 2 से 9 वाले, ठीक है, लेकिन बाद में सोचा नहीं यार एंडिंग और स्टार्टिंग अलग अलग होनी चाहिए, तो एंडिंग और स्टार्टिंग अलग करते हैं। ये लिख लिया पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। लेकिन जब भी तुम कोई रिपोर्ट लिख रहे हो तुम बोले यार नहीं यार स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए और एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो अपन ने क्या किया, बाद में कुछ चीजें एडिशन करी। अब वो बाद में एडिशन करी तो इसलिए वो न्यू मंडल हो गए। कौन सा? पहला और आखिरी। ठीक है, चलो ठीक है, ये ऋग्वेद के बारे में बेसिक बेसिक अपन ने बताया है, थोड़ा और डिटेल में चलेंगे जब आगे जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं सीधा अपन काम की बात पे, विच इज अर्ली वैदिक पीरियड। ना इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे क्या? क्या लिखवाए थे बताओ जरा। हाँ वो तो ठीक है, उसके बाद में, हाँ उसके बाद में, उसके बाद कुछ नहीं लिखवाया। हाँ ठीक है, और इसके बाद अपना ये हो गया। ठीक, चल नाउ अब यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में जो ऋग्वेद से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमको मिलती है एक और किताब से, जिस किताब का नाम है अवेस्टा। क्या नाम है? अवेस्टा।
अब अवेस्टा कौन सी किताब आ गई भाई, हमने तो नहीं सुना आज तक, हमने ऋग्वेद सामवेद सुने, अवेस्टा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? बिकॉज इट इज द सेम बुक जिसमें वही सारी चीजें लिखी गई है जो ऋग्वेद में लिखी गई है, बट वो ईरानियन कल्चर का पार्ट है, दैट वाज पार्ट ऑफ ईरानियन कल्चर। तो यहां पर सिमिलैरिटी देखी गई ऋग्वेद एंड अवेस्टा के बीच में। अवेस्टा जो ईरानियन कल्चर का पार्ट है उसकी, उसमें और ऋग्वेद में सिमिलरिटी क्यों हो सकती है, सोच के बताओ मेरे को। क्योंकि ऋग्वेद में जिसने लिखा है, दीज वर द आर्यंस दैट केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, और हमने ये भी बात बोली है वो वेव्स में आए हैं, वो एक साथ नहीं आए, एक साथ बस में बैठ के नहीं आए यहाँ पे भाई, कोई आज आया है, कोई परसों आया है, कोई 3 साल बाद आया है, इस तरीके की वेव्स में है। तो यार ये भी तो हो सकता है वो कहीं और भी चले गए हों, ज्ञान तो उनका सेम है ना। अब वो सेम ज्ञान एक दूसरी भाषा बन चुका है, ईरानियन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें 1-2 पॉइंट्स और एडअप करेंगे। द होली बुक ऑफ ईरान, हिंदी में लिखवाऊंगा, चिंता मत करना। द होली बुक ऑफ ईरान Zend Avesta indicates the entry of Aryans in India via Iran and has similarity with the ऋग्वेदा। द होली बुक, HOLI, होली बुक, ठीक है। ईरान के धार्मिक ग्रंथ, ईरान के धार्मिक ग्रंथ ज़ेंड अवेस्टा के अनुसार, ज़ेंड अवेस्टा के अनुसार भारत में आर्यंस का आगमन, भारत में आर्यंस का आगमन ईरान से ही हुआ था, ईरान से ही हुआ था, एवं इसकी समानता ऋग्वेद के साथ देखी जा सकती है। किसकी समानता? ज़ेंड अवेस्ता की समानता ऋग्वेद के साथ देखी जा सकती है। लैंग्वेज हो गया, सब हो गया। अब एरिया ऑफ सेटलमेंट देख लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट लाइन लिखिए, ये लिख लिया आप लोगों ने। ये ज़ेंड अवेस्टा वाला इंपॉर्टेंट है, एक बार ये यूपीएससी ने पूछा था इसमें से, ठीक है। ज़ेंड अवेस्टा के साथ सिमिलरिटीज, भाई देखो कैसी कैसी सिमिलरिटीज है। अब कई सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे हिंदू कल्चर में हो रही है, पर वहां पे हो वही चीज रही है पर बिल्कुल उल्टी हो गई है, ठीक है। अब पेट्रियार्ची इज द फॉर्म ऑफ हिंदू कल्चर, आप लोग जानते हैं ना। पेट्रियार्ची में क्या होता है भाई, कोई लड़का है वो माता पिता की धन संपत्ति का पूरा वही रखेगा, इस तरीके से। तो ज़ेंड अवेस्टा में सेम सिनेरियोस थे, सारी चीजें थी, शादी वादी का भी सेम सिनेरियो था, बट जो पावर थी ना वो मैट्रियार्कल पावर आ चुकी थी। वहां पे जो पावर रखेगा वो लड़की रखेगी, ठीक है। क्योंकि मे बी बिकॉज हो सकता है बिकॉज इट इज क्लोजर टू द इजिप्शियन पीपल, इजिप्ट में मैट्रियार्ची चलती थी, ठीक है। जो राजा है उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा नहीं था, उसकी बेटी का हस्बैंड था। क्या जी? हाँ, वो भी यही है। तो
ये जो सिनेरियो है ना मैट्रियार्कल सोसाइटी को डिफाइन करता है। हमारे सिस्टम में पैट्रियार्कल सोसाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और हमारे बाद में जो आए, मतलब हिंदू लोगों के बाद में जो मुस्लिम लोगों ने राज किया, वो तो और कट्टर मैट्रियार्कल, मतलब मैट्रियार्कल सोच वाले थे, तो और गड़बड़ हो गई, ठीक है। मैं काफी सारी चीजें बताता हूँ अबाउट द हिंदू रिलीजन एंड मुस्लिम रिलीजन, कि रिलीजन किस तरीके से डिफाइन होता है। तुम्हारे बैच को तो बता चुका हूँ, इनको भी बता देता हूँ, अब सुनना तुम उसको, ठीक है। तुम मेरे को बताओ रिलीजन किस हिसाब से बनता है, किस हिसाब से कोई भी रिलीजन के धर्म या कोई लॉजिक्स बनते हैं। यूट्यूब पे और जाएगा ये गाली पड़ेगी सुनो, बताओ मुझे। देखो, जितना हमको समझ में आया, कोई भी रिलीजन डिफाइन होता है एज पर इट्स ज्योग्राफी। सर ये क्या कह दिया? अच्छा, हिंदू रिलीजन में शराब का सेवन करना सही है कि गलत है, ये बताओ मुझे। गलत है, तो काली माँ में तो शराब छड़ती है ना, छड़ती है ना। भाई मुस्लिम रिलीजन में शराब का सेवन करना सही है कि गलत है? मुस्लिम रिलीजन में शराब का सेवन करना सही है गलत है? गलत है, ठीक है। क्रिश्चियन रिलीजन में शराब का सेवन करना सही है कि गलत है? सही है। अब मैं बता दूं लॉजिक, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब मुस्लिम रिलीजन की स्थापना कहां पर हुई? मक्का मदीना में हुई। अब भाई मक्का मदीना कैसी जगह है भाई? गर्मी पड़ती है, रेगिस्तान है भाई साहब। रेगिस्तान में कोई व्यक्ति अगर शराब पिएगा तो उसकी क्या हालत हो जाएगी, तुम खुद सोचो भाई। गर्मी वैसे ही है, और अल्कोहल कंजप्शन के बाद और बॉडी में हीट जनरेट होगी, तो वो तो भाई वैसे ही उसका बीपी हाई होकर मर जाएगा वो। तो इन लोगों ने वो चीज को रिलीजन के साथ जोड़ दिया है कि भाई हमारे रिलीजन में लिखा है कि शराब पीना गलत है, ठीक है। अब चलते हैं क्रिश्चियन की तरफ। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कहाँ हुई? वेटिकन सिटी, इटली के बीचों बीच एक छोटा सा, दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। पोप जहां बैठते हैं, अभी चेंज भी होने वाले शायद, ठीक है। वहां पर किसकी खोज हुई? अबे क्रिश्चियनिटी की खोज हुई। अब इन्होंने क्या बोला? अच्छा, मेरे को ज्योग्राफी से कैसे रिलेट करेंगे भाई? ठंड पड़ती है वहां पे यूरोप के अंदर। अब यूरोप के अंदर ठंड पड़ती है तो इट इज नॉर्मल फॉर देम टू कंज्यूम एल्कोहल। भाई रम अगर पियोगे तो बॉडी में गर्मी आ जाएगी। उन्होंने इसको अपने रिलीजन के साथ जोड़ दिया बाद में जाके। हिंदू कल्चर में आ जाओ, अब पग्गा होगा, गाली तो अब पड़ेगी। हिंदू कल्चर में इतने सारे देवी देवता है और इतने सारे लोग हैं हमारी ज्योग्राफी में, और इंडिया इतना बड़ा है, कहीं पे गर्मी ज्यादा है, कहीं पे सर्दी ज्यादा है। कश्मीर भी है, राजस्थान का थार डेजर्ट भी है, और चेन्नई की ह्यूमिडिटी भी है। इतनी वैरायटी ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है। तो यहाँ पे हमने जो भगवानों का क्रिएशन किया है वो अपने हिसाब से कर लिया है। इसमें पड़ेगी गाली मेरे को, पक्का बता रहा हूं। क्यों? अब खुद देखो ना यार, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप चेंज कर लेते हो। मैं आज फास्ट रख रहा हूं, भाई तुम फास्ट रख रहे हो तो वो भर भर के तुम वो फलारी नमकीन क्यों खा रहे हो? है कि नहीं? अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर दे रहे हैं। भाई साहब हम शराब नहीं पीते हैं, नहीं मत पियो, नहीं नहीं, लेकिन जब काली माँ के तो छड़ती हो तो प्रसाद है, प्रसाद के तौर पे तो पीना पड़ेगा ना भाई। ये क्या चक्कर है? फास्ट कर रखा है आपने, तो फास्ट जब कर रखा है तो कुछ भी नहीं खाना, नहीं प्रसाद खा सकते, लड्डू खा सकते हैं। ऐसे ऐसे अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग अपने धर्म को बदलते हैं कि सिनेरियोस पूरे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें चेंज होती हैं। ऐसी यही सारी चीजें कपड़ों में भी आ जाती है। मैं बताता हूं, मुस्लिम धर्म में कपड़े पहनते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं बताओ? मुस्लिम धर्म में क्या कपड़े पहनते हैं? हैं जी? कुर्ती? क्या? अरे तुम ऐसे करके बात करते हो सीधा। मुस्लिम धर्म में बुर्का सुना है तुम लोगों ने? सुना है ना सबने कि भाई जो फीमेल्स है वो बुर्का पहनती हैं। अब मैं उसका लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है।
जो मेल्स है ये मोस्ट मोर और लेस सफेद कपड़े का कुर्ता पहनते हैं, अगर तुमने कभी देखा हो तो। ठीक है, अब सुनो, अगर हम चले जाए यहां से आज ही इधर का मिड ईस्ट में, मेजोरिटी ऑफ द वुमेन्स यूज टू वियर द कुर्ता, मतलब बुर्का, विच कवर्स द एंटायर बॉडी, जो पूरी बॉडी उनकी कवर कर रही है। यार क्यों, खुद सोचो एक बार, क्यों उन्होंने सोचा होगा ऐसा? भाई आज की तारीख में बाहर मौसम कैसा है ये बताओ मेरे को। गर्मी तो है पर दो तीन दिन से बारिश हो गई थी तो थोड़ा कम है। ठीक है, थोड़ी कम गर्मी है रिलेटिवली, जितनी जयपुर में पड़ती है उससे थोड़ी सी कम गर्मी है यहाँ पे। ठीक है, तो मिड ईस्ट में जाके रेगिस्तान के बीच में गर्मी कितनी पड़ेगी? पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो इट इज नॉर्मल टू कवर योर सेल्फ। क्या जी? उसके भी अलग अलग रीजन है। इट इज नॉर्मल टू कवर योर सेल्फ। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो मेल्स होते हैं वो सफेद कपड़े का पूरा, आपने कभी शेख वेक को देखा कभी टीवी में? पूरा ऊपर से नीचे सफेद कलर का पहन के बैठे हुए हैं। वुमेन्स यूज टू वियर बुर्का, पूरा ऊपर से नीचे ब्लैक कलर का पहने हुए हैं। नाउ व्हाई दिस डिफरेंस मेल में और फीमेल में? ठीक है, मेल में क्योंकि वो भाई पूरे दिन भर घूम रहा है, अब बाहर जा रहा है, वो पूरे दिन भर घूम रहा है, तो ऑब्वियसली जो व्यक्ति पूरे दिन भर बाहर घूम रहा है, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या पहन रहा है? व्हाइट पहन रहा है, क्योंकि वो पूरे दिन भर बाहर घूम रहा है। अब औरत को भी कुछ तो पहनना ही है और उसको मर्द से अलग भी दिखना है, तो उसको, उसके लिए कौन सा कलर हो गया? ब्लैक कलर हो गया। क्यों लाल कलर या रंगीन कलर क्यों चूज नहीं किया? ब्लैक कलर का सिंपल रीजन ये था कि व्हाइट का बिल्कुल अपोजिट, मेल फीमेल। ठीक है, ये जो प्रावधान था कहां कहां के लिए था मेरे को बताओ? इजिप्ट या मतलब मिड ईस्ट के लिए, जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ रही है। तो आज की तारीख में कोई मुस्लिम महिला यूरोप में रह रही है जहां ठंड ज्यादा पड़ रही है, उसका बुर्का पहनना लॉजिकल है कि नहीं मुझे बताओ? कोई सेंस बनता उस बात का? नहीं बनता। लेकिन क्योंकि कस्टम बना दिया है वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री क्लास से ये पूरी रिलीजियस क्लास बन चुकी है। देखो मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं। एक्चुअलिटी में ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है धर्म वाला, ये अपन ऋग्वेद पढ़ रहे थे इसलिए पूरी कहानी आ गई। अब इस पे एक और कहानी सुनो तुम, इसमें मजा आएगा तुमको। ठीक है, एक ना ये खड्डा है। क्या है? खड्डा है। ठीक है, इस खड्डे में एक बंदर गिर गया। ठीक है, और दूर कहीं एक बंदरिया भी दिख गई इसको। ठीक है ना, अब यार ये सोचा यार मैं कहा खड्डे में आके गिर गया हूं, मैं बाहर जाता हूं। भगवान की दया से इसको एक सीढ़ी मिल गई। क्या मिल गई? एक सीढ़ी मिल गई। बंदर सोचता है यार मैं, चलो सीढ़ी तो मिल ही गई है, क्यों ना ऊपर चलते हैं। तो बंदर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। ऊपर एक जमीन का मालिक बैठा है। बंदर ऊपर गया, अब मालिक सोचा आ गया, ये थप्पड़ लगाया खींच के बंदर के, नीचे जा। बंदर नीचे चला गया। ठीक है, हो गया काम। अब बंदर को कौन मिला नीचे? बंदरिया मिली, इनके बच्चे हुए। ठीक है, अब बच्चा नंबर 1, जनरेशन नंबर 1, जनरेशन देखना अभी तुम। जनरेशन नंबर 1 सोचा यार अब ये लोग मर गए, खत्म। ठीक है, और इनके बच्चे बच्चे हुए, बंदरिया बंदरिया बंदर खूब सारे हो गए नीचे। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है नीचे इनकी ऑफस्प्रिंग बन सकती है। ठीक है ना, पहली जनरेशन ऑफ बंदर सोचता है कि भैया मैं क्यों इस खड्डे में हूं। ये सोचता है मैं बाहर जाता हूं। बाहर जाता है, या कौन मिल गया? वही मकान मालिक। मकान मालिक भाग गया, थप्पड़ लगाया खींच के, नीचे जा चुपचाप। नीचे चला गया। पहला एक्सपीरियंस क्या था? पापा ने बोला था नहीं जाने का ऊपर, थप्पड़ मिलेगा। दूसरा एक्सपीरियंस खुद भी थप्पड़ खा लिया। फिर भाई यही रहेंगे, बच्चे बच्चे पैदा हुए, नेक्स्ट जनरेशन आ गई। नेक्स्ट जनरेशन को पापा ने क्या बोला है कि ऊपर नहीं जाने का है,
थप्पड़ मिलेगा। आधे रास्ते जाने की कोशिश करता है, देख लेता है ऊपर खड़ा है बंदा, भाई खड़ा है ये थप्पड़ मारेगा, नीचे आ जाता है चुपचाप। तीसरी जनरेशन पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से इसको पता है ऊपर नहीं जाना है, और ये ऊपर जाने की सवाल भी नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसको पता भी नहीं है अब तो कि ऊपर क्या होगा, क्योंकि क्या इसके पापा ने थप्पड़ खाया था? नहीं खाया था, वो तो बीच रास्ते में आ गया था, तो पापा बता भी नहीं पाए थप्पड़ मिलेगा। 14th जनरेशन, अब मर गया वो, अब ये नहीं है, अब कोई नहीं है लेकिन 14th जनरेशन यहीं पे बैठी है, क्यों? थप्पड़ मिलेगा, या ऊपर नहीं जाना, ऊपर जाना सही नहीं है। ये चीज करती है हमारे साथ धर्म, रिलीजन। एक सेट हमको बताया गया जिसका हो सकता है कोई लॉजिक हो, पर आज वो सेट आज की सिचुएशन में क्या वो लॉजिकल है, हमें ये समझना है। इंटेलेक्चुअल पर्सन वो होता है जो उस आधार से सोचे, ठीक है। समझ में आई तुमको बात? ये बड़ी ही जबरदस्त स्टोरी है, आप खुद सोचो ना। ये जो 40 जनरेशन वाला बंदा है, ये तो इसने तो बाहर की लाइफ देखी ही नहीं यार। कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ है यहाँ, देखो नदियां बह रही है, हम खड्डे में बैठे हुए हैं। यही सिनेरियो अगर आप खुद सोच के देखोगे अपने ऊपर भी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये चीज फॉलो करती है। मेरे साथ भी होता है, मैंने भी खूब सारी चीज ऐसी देखी है, ठीक है, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो इस तरीके से बनती है, ठीक है। सोच के देखना आज ये कौन से ऐसे काम है जो मैं यूं ही करता हूं पर जिसका कोई मतलब ही नहीं है। डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई काम जरूर होगा, ठीक है। इट इज, ये देखो यूपीएससी की तैयारी ठीक है, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर पढ़ाई, इट इज रिलेटेड टू योर माइंड, कि तुम्हारा माइंड ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा। पढ़ तो लोगे तुम, अभी तो टाइम है तुम्हारे पे, पढ़ोगे तुम, किताब पूरी है, सब छान मारोगे, बट जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है ना वो ऐसे बढ़ती है रिलीजियसली, ठीक है। कोई भी रिलीजन है, कोई भी सेट ऑफ रूल्स है, वो रूल्स जो है वो कहीं ना कहीं हमको बांधे हुए हैं एक सिस्टम के अंदर। हो सकता है वो सिस्टम सही हो सकता है वो सिस्टम गलत हो, ठीक है। और हमें अपनी इंटेलेक्ट के हिसाब से उस चीज को समझना है। मैं ये नहीं कहता कि अपनी आस्था में कमी करो, या भगवान नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो भी आउटसाइड चीजें चल रही है, जो कई सारी चीजें ऐसी होती है, आपको ठग लिया जाता है कई सारे लोगों के द्वारा, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। वो इतना माइंडसेट, उतना इंटेलेक्चुअल अपना रखना कि यार ये तो क्या क्या बात कर रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया जो मैंने इतनी देर में कहानी गाना गाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे तक आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। चल अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्या था? अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक से ही कहानी शुरू हो गई थी ये। एरिया ऑफ सेटलमेंट्स। एरिया ऑफ सेटलमेंट्स,
along Indus and its five tributaries, and एक और नाम लिखा गया है सरस्वती। ठीक है, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज का नाम बताएंगे मेरे को। ये वाई इट इज इंपॉर्टेंट, अगर इस बार के आरएस के लिए इंपॉर्टेंट है क्या है? क्यों 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 इंपॉर्टेंट हो? तुम खुद सोचो ये बात। ये ज्योग्राफी में के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इंडस वाटर ट्रीटी को अबॉलिश कर दिया है इंडिया ने। भाई अगर ऐसा कर दिया है इंडिया ने तो ऑटोमेटिकली भाई जहां पे तुमको इंडस वर्ड दिखे, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई हो। हाँ बोलो। हाँ यार, ये वाली बात मेरे को भी डाउट है, पता है इसमें जो तुम बोल रही हो कि यार पानी रुका कैसे, यही पूछ रही हो ना? मेरे को भी यही डाउट है। मेरे को भी ये चीज समझ नहीं आ रही है, लोग कैसे करेंगे। ठीक है, ये मुझे नहीं समझ में आया कि ये पॉसिबल कैसे है। इसमें देखो एक चीज हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैंने आज डिसाइड किया है कल को बंद हो गया है। जैसे आर्यंस ऐसा थोड़ी बस में बैठ के आए, अभी मैंने बोला वो धीरे धीरे आए थे। आप इस प्रोसेस को धीरे धीरे डाइवर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एकदम से पानी, अगर आप मान लो ये हथनी कुंड में डाल दिया आपने पानी। हथनी कुंड तो आपको पता होगा, हरियाणा में एक डैम है जहां से पानी कहाँ पे आता है, यमुना से दिल्ली में आता है। अगर आपने डाल दिया वो पानी, भाई साहब दिल्ली पूरी भर जाएगी, इतना पानी आ जाएगा यमुना के अंदर। यू कैन नॉट डाइवर्ट द वाटर ऑफ सिंध, ब्यास, रावी इनटू यमुना, नहीं कर सकते एक साथ, इट इज नॉट पॉसिबल। इतना डाइवर्जन नहीं हो सकता, बट धीरे धीरे हो सकता है कि भैया अभी 70% पानी जा रहा है, हम एक एक महीने का प्लान बना सकते हैं कि भाई हमारे एक डैम यहां बनाओ, एक कंस्ट्रक्शन यहां करो, 2 कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग डाइवर्ट करेंगे और बनाओ फिर कैनाल्स। अब अगर इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी आपको ले जाना है, और कहां पे ले जाओगे आप? इंडिया की तरफ कहां ले जाओगे? सारी नदी उधर जा रही है, इंडिया की तरफ कहां ले जाओगे? इंडिया की तरफ ले जाने का सिर्फ एक रास्ता है, या तो गंगा की तरफ लाओ, दूसरा तरीका है यमुना की तरफ लाओ, नीचे की तरफ, तीसरा है सतलुज में ले आओ, और सतलुज से आपका आ जाएगा कौन सा, इंदिरा गांधी कैनाल आती है जैसलमेर तक, पता होगा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है वो। ये 3 ही रास्ते हैं इंडिया की तरफ लाने के। अगर हनुमानगढ़ के वाले एरिया में आप ले भी आए तो वो कैनाल भर जाएगी पूरी, नदी का पानी नहीं ले सकती वो कैनाल, इतनी बड़ी नहीं है वो कैनाल। ठीक है, वो कैनाल है, सिंचाई के लिए पानी आता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी आएगा, वो पूरी भर जाएगी, फ्लड आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉट एरिया में डाइवर्ट करना पड़ेगा, लेकिन अलग कैनाल बनाकर ही होगा, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इट इज नॉट, अभी अबॉलिश किया है, बट इट इज मोर और लेस लाइक 5 to 10 years का टाइम इसमें लगता है। आप खुद इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा इतना पानी को डाइवर्ट करने में, और ये 5 से 10 साल में अगर यूएन की तरफ से कुछ आ गया कि भैया आप नहीं कर सकते, तो जितना इंफ्रा लगाया वो सारा खराब। ये तो देखो, तो इंडस शब्द अगले 1 साल में इंपॉर्टेंट शब्द है, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी, कितनी नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, किसका पानी किधर जा रहा है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप पे होनी चाहिए जो रीसेंट एग्जाम देंगे आरएस वाला। ठीक है, अब आ जाओ, कौन कौन सी नदियां बताओ जरा, लिख लेना ये, रावी, ब्यास, सतलुज और चेनाब और झेलम। चेनाब, चंद्रभागा चेनाब से बनाए ये शब्द। हाँ, हिंदी में क्या बताऊं मैं इसमें यार? अच्छा, ऊपर वाली लाइन, भाई जो सेटलमेंट्स है ये सिंधु नदी के किनारे पर है, और कुछ सेटलमेंट्स हमको सरस्वती नदी के किनारे पे मिले हैं।
अब सिंधु नदी पे कौन कौन सी उसकी 5 सहायक नदियां है, ये ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां, ठीक है। कौन कौन सी है? रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, झेलम। अच्छा, पहले यहाँ पर आने से पहले एक माना जाता है कि काबुल में आर्यंस स्टार्टिंग में रहना शुरू करे थे। उस काबुल को उस टाइम पे जो ऋग्वेद है उसमें बोला गया कुभा। क्या बोला गया? कुभा, इनिशियल सेटलमेंट। कुभा, काबुल। और एक और थी सुवस्तु, ये नॉर्थ काबुल का पार्ट है। ये दोनों कहां पर है? आज के अफगानिस्तान में। लिखा। अलग अलग नदियों को अलग अलग नाम से बुलाते थे। अभी रिसेंटली तो नहीं, 21 में एक सवाल आ गया था ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा मेमोराइजिंग है, अभी तुमको याद नहीं करना, अभी तुमको बस कॉपी में लिखना है। जब तुम एग्जाम देने जाओगे तब तुम रिवीजन करोगे तो तुमको याद रह जाएगा, ठीक है। तो अभी रटने का प्रयास मत करना, ठीक है। जो नेक्स्ट स्लाइड है इट इज जस्ट फॉर मेमोराइजिंग, अभी याद नहीं होगा, चिंता मत करना कि मेरे को याद क्यों नहीं है, ठीक है, बाद में हो जाएगा। लिखिए, ये इतना लिख लिया आप लोगों ने? लिखिए नेक्स्ट, रिवर्स। अब रिवर में एक तो मॉडर्न नेम, दूसरी तरफ लिखेंगे ऋग्वेदिक नेम। तो कुछ नदियां हैं उनको ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया है ये लिखेंगे, और आज की तारीख में वो नदियों के क्या क्या नाम है ये अपन लिखेंगे, ठीक है। ये पूछा जा चुका है इसलिए बोल रहा हूं, परेशान मत होना, अभी तुम पढ़ लो, बाद में तुम रिवाइज करोगे तो तुमको याद रह जाएगा, ठीक है। नंबर 1 लिखिए सिंधु, वो तो पता ही है क्या लिखा है, सॉरी इंडस, क्या लिखा है? सिंधु। तो यहां पे क्या है? इंडस। ये तो आसान है। दूसरा नंबर लिखिए झेलम। वितास्ता, झेलम, वितास्ता। चेनाब, चेनाब। अस्किनी, अस्किनी। रावी, रावी। पुरुषनी, पुरुषनी। ब्यास, विपाशा। ये पता नहीं लोगों को क्यों खूब याद रहता है। सतलुज, सुतुद्री, सुतुद्री।
सरस्वती, ठीक है, या कुछ है ही नहीं? क्या आज है सरस्वती? नहीं है, इसलिए खाली स्थान है। इसके अलावा ये तो मल्टीपल टाइम्स इनका नाम है ही। गंगा का नाम पूरे ऋग्वेद में सिर्फ एक बार है, और यमुना का नाम ऋग्वेद में 2 बार है, काउंटिंग में है, नंबर्स में। लिख लो, गंगा को गंगा ही बोल रहे हैं, यमुना को यमुना ही बोल रहे हैं, ठीक है। गंगा का नाम कितनी बार है? 1 टाइम। यमुना का नाम 2 टाइम्स। नेक्स्ट लिखिए। एक दो और नदियां हैं, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, घग्गर और गोमती, कोई जरूरत नहीं है। हिमालय के बारे में जानते थे, और हिमालय में जो उन्होंने पीक को डिस्कवर किया था उसका नाम लिख लो, हिमालयन पीक। हिमालयन पीक मुजावत। मुजावत के बारे में ये लोग जानते थे, ठीक है। अब ये मुजावत कहाँ है इसके बारे में अपन को जानकारी नहीं है, पर अपन को ये पता है कि कश्मीर में ही है, ठीक है, क्योंकि कश्मीर के आगे वाली विंध्यास रेंज थी, इधर तक ये लोग नहीं पहुंचे थे। क्यों नहीं पहुंचे थे भाई? जंगल था बीच में, जंगल को क्रॉस कैसे करेंगे? क्या अभी तक लोहा आ गया? नहीं आया, तो आगे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। जहां नदी मिल गई वहां पे घर डाल लिया अपना, ठीक है ना। हाँ जी, हिमालय के भाई, जो हिमालय तो समझते हो, हिमालय की चोटी, ऊंचाई जो मैक्सिमम कौन सी जानते थे ये लोग? क्या नाम था? मुजावत। नेक्स्ट, सो दिस इज अबाउट कि ये लोग कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ कहाँ पे इनकी सेटलमेंट्स थी। तो ये कुछ नाम ही है इसमें, यही ध्यान रखना। ये भी आगे जाके रिवाइज करने हैं, इसमें कुछ नहीं करना सेटलमेंट्स में, क्योंकि अपन को इतना पता ही नहीं है। अगला देखते हैं, चलो। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिखवाया था, तो हम लिखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नाउ अब इनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसका एक ऑर्डर बना रखा था। नंबर 1 ऑर्डर लिखेंगे, कुल्ला, ग्राम,
कुल, ग्राम, विषु, जना, जनपद। ये क्या लिखा मैंने भाई? कोई भी सोसाइटी होती है उसको अपन अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जन, जन मतलब क्या है? लोग, ठीक है, ये समझे हम। नाउ उससे ऊपर क्या हो गया? विषु, ग्रुप ऑफ पीपल। विषु से ऊपर ग्राम। अब ग्रुप ऑफ पीपल कहां रह रहे हैं? एक बड़ी यूनिट, गांव। उसके ऊपर कुल, पूरा का पूरा मल्टीपल गांव। समझ है? तो ये एक सीक्वेंस है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। लिख लीजिए इसको। जना ही लिखना, जना के नीचे मत लिखो, वो आगे आएगा। वैसे जना को कैसे समझेंगे? इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या हो गया? अ कम्युनिटी, गांव, ग्राम, ठीक है। ग्रुप ऑफ ग्राम। समझ में आया पॉइंट ये? नाउ तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी? इज जना, ठीक है। अब ये जना आगे जाके बन जाएगा जनपद। सो द कंबाइंड यूनिट कहलाएगी जनपदा, ठीक है। अब वो और बड़ा शहर बन गया तो वो बन जाएगा महाजनपद। तो जो बिल्कुल बेसिक यूनिट है हमारे पास यहां पे वो है जना, इंडिविजुअल फॉर्म में, ठीक है। तो इसी दौरान कुछ ट्राइबल किंगडम देखे गए। अब देखो आर्यंस आए, यहां पे रह रहे हैं, ट्राइब्स में रह रहे हैं, कुल में रह रहे हैं। तो एक कुल इज अ वन ट्राइब, ठीक है। अब वो कुल कौन कौन से है, कौन कौन सी ट्राइब है यहां पे, वो एक दो नाम अपन लिखेंगे, ठीक है। जो यहां पे रह रही है, अपना काम यहां पे चला रही है, ठीक है। दो तीन है, लिखते हैं उनके बारे में। भरत, मत्स्यास, कुरु, पुरु, यदुस, महाभारत किस किसने देखी है? कुछ नाम कॉमन से लग रहे हैं क्या? देखी नहीं? आपने देखी है? नहीं देखी? किसने देखी है महाभारत? हाथ खड़ा करे। महाभारत देखी है? कुछ कुछ देख के याद आ रहा है? मत्स्य कौन होंगे यार? मत्स्य, नाम मत्स्य समझ में आ रहा है? संस्कृत बोलते हैं मछली, जो मछली का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब तुमको इतना महाभारत के बारे में पता नहीं है तो तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वो मत्स्य अवतार वो अलग है। भीष्म पितामह देवदत्त का नाम सुना है? भीष्म पितामह की एक मदर थी जिनका नाम था गंगा। अब देखो ये वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कभी भी ये मत सोचना मैं पुराण के बारे में पढ़ाऊंगा, मैं बस एक रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ गंगा जी है, पर उनके फादर ने एक और शादी करी थी, शांतनु ने। शांतनु वॉज नेम ऑफ द पर्सन हुज फादर ऑफ दिस भीष्म पितामह। शांतनु ने एक और शादी करी, सत्यवती। सत्यवती वॉज फ्रॉम द मत्स्य गैंग,
ठीक है, तो ये आपने तो नहीं देखा होगा, आपने तो करण अर्जुन ही देखा होगा। ठीक है, पहले की कहानी तो नहीं पता होगी आप लोगों को। ठीक है ना, वो तो कहाँ से ही पता होगी, कौन इतना दिमाग लगाता है, छोड़ो। तो दीज आर द फ्यू क्लैंस जिनके बारे में हम, देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, बस लिख लिया अपन ने कॉपी में। नेक्स्ट, अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट, अच्छा यहाँ पे अब ये सवाल आया कि ये जो सोसाइटी है ये मोनार्चियल थी या फिर पेट्रियार्चल थी या फिर मेट्रियार्चल। पेट्रियार्चल सोसाइटी थी, ठीक है, और मोनार्च यहाँ पे एक हुआ करता था। क्यों? क्योंकि अब ये लोगों ने ये चीज समझ ली है कि भाई एक आदमी है जो कि ये प्रोसेस करने वाला है, तो हमको यहाँ पे राजपाट तो चलाना ही पड़ेगा, एक बंदे को यहाँ पे सेवियर बनना ही पड़ेगा। ठीक है, सोसाइटी कैसी थी? मोनार्चियल, और उसमें पेट्रियार्कल। कुल को बोला जाता था फैमिली। कुलापा इज हेड ऑफ फैमिली। कुलापा ध्यान रखेंगे। अब मान लो एक राजा है, मैंने बताया मोनार्चियल सिस्टम चल रहा है, तो वो राजा जो है वो उसको कोई डिसीजन लेना है। मान लो तुम राजा बन गए, तुम कोई डिसीजन लेना है, तो कैसे लोगे? मतलब कैसे लोगे? मतलब मान लो तुम्हें पता चला कि शेखर ने अटैक कर दिया तुम्हारी रियासत पे, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? हैं जी? अरे तुम मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या तुम खुद से सारे डिसीजन ले लोगे, किसी से पूछोगे? पूछोगे ना, है कि नहीं? खुद से ही सारे डिसीजन तो नहीं ले सकता कोई आदमी, कितना ही हीरो बन जाए सारी चीज तो खुद नहीं कर सकता। ठीक है, तो तुम्हें कुछ कमिटीज की जरूरत होगी जिससे तुम हेल्प लोगे। ठीक है, तो अभी क्या ब्राह्मण आ चुके थे? ब्राह्मण थे वहां पे, लेकिन या फिर ब्राह्मणिकल कल्चर था वहां पे, लेकिन उसमें ऊंच नीच और वर्ण सिस्टम नहीं आया था। तो ऐसा नहीं था कि भैया मैं सिर्फ सीधे जाके इसी पंडित जी से पूछूंगा जो करना है, ऐसा नहीं था। तो हमने क्या करा, 3 अलग अलग कमिटीज बनाई जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती थी। ठीक है, और उन कमिटीज में पुराने एक्सपीरियंस लोगों को रख दिया अपन ने। ठीक है,
तो देर आर 3 डिफरेंट कमिटीज, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आएगी। नंबर 1 सभा, नंबर 2 समिति, नंबर 3 विधाता। सभा, समिति और विधाता। अब सभा के नीचे लिखेंगे इट इज द मोस्ट डिसाइसिव कमिटी, जो सबसे ज्यादा पावर रखती थी डिसीजन लेने का, कि राजा को क्या करना है नहीं करना वो सभा ही डिसाइड करेगी। क्या है ये? मोस्ट डिसाइसिव कम्युनिटी। इसमें कौन कौन लोग थे? मोस्टली एल्डर पीपल, मोस्टली एल्डर पीपल। लिखा? इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर पुरुष एवं महिलाएं दोनों थी, इंक्लूड्स बोथ मेल एंड फीमेल। लगा? 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। समिति पे आ जाओ। अब नंबर ऑफ पीपल समिति में ज्यादा थे, लेकिन इसकी डिसीजन लेने की क्षमता कम थी। ठीक है, लिखिए number of people are more but less decisive। लोग तो ज्यादा थे लेकिन डिसीजन लेने की क्षमता इनकी कम थी। इसका पार्ट सिर्फ मेल थे, ओनली मेल्स। वर पार्ट ऑफ इट, सिर्फ पुरुष ही इसके पार्ट थे, महिलाएं इसका पार्ट नहीं थी। विधाता, स्मॉल असेंबली ऑफ पीपल, छोटे छोटे ग्रुप थे। स्मॉल असेंबली ऑफ पीपल, छोटे ग्रुप थे। सेकंड पॉइंट, मेल और फीमेल दोनों थी यहां पे। मेल और फीमेल बोथ वर पार्ट ऑफ इट। मेल और फीमेल दोनों इसके पार्ट थी। नेक्स्ट, अगर राजा को कोई ऐसी प्रैक्टिस करनी है जैसे रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है या रिलीजियस वर्चर करना है, तो फिर यहां पे इनकी सुझाव लेता था। अटैक करना है, किस पे कब्जा करना है, किससे सुझाव लेगा? ठीक है, अब इनसे भी ले लेगा लेकिन इनकी डोमिनेंस कम है। कोई रिलीजियस कार्य करना है, किससे लेगा? विधाता से। लिखिए
इन्वॉल्वमेंट इन रिलीजियस डिसीजंस, वेंचर्स लिखना, रिलीजियस कार्यक्रमों में, डिसीजन नहीं, डिसीजन तो निर्णय हो गया, वेंचर्स मतलब कार्यक्रम, रिलीजियस धार्मिक कार्यक्रमों में इनका डिसीजन होता था। ये तीन चीजें अपन ध्यान में रखेंगे, ये तीन की तीन चीजें अपन आगे भी पढ़ेंगे जो अपन लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। तो लेटर वैदिक पीरियड और अभी के बीच में उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा। ओके, अब उन डिफरेंसेस को अपन एनालाइज करके एक यूपीएससी का सवाल करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें समझ में आ गई अपन को, अपन ने चार्ट बना लिया पूरा। इसी तरीके से सारा का सारा लेटर वैदिक पीरियड के लिए भी होगा। अब इसको और उसको साथ में लेके अपन को एक यूपीएससी का सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और मेमोरी बेस चीजें हैं जो अपन लिखने वाले हैं, वो भी लिखिए। अदर टर्मिनोलॉजीज लिखिए, जैसे अपन ने वो नदियों का लिखाया था ऐसा ही है। गोपा क्या? अदर टर्मिनोलॉजी बताता हूं, रुको। अन्य शब्दावली, गोपा, गोपा इज व्हाट? कोई बता पाएगा? काओ, गोपा इज काओ, काओ क्या है? गाय। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे गोपा जुंगा, क्या जी? गाय को गोपा बोलते थे। ठीक है, अगला आया गोपा जुंगा, गोपा जुंगा इज मास्टर ऑफ काओ। क्या जी? क्या जी? मास्टर ऑफ काओ, काओ को भाई संभालने वाला, उसका मालिक। ठीक है, आता है इस पे। नेक्स्ट लिखेंगे दुहित्री, दुहित्री मिल्चर ऑफ काओ, दूध निकालने वाला उसका। गोधुमा, ये इंटरेस्टिंग है, देखो अब क्या हुआ, काओ का वेस्ट मटेरियल हमने लिया, गोबर हमने लिया, एंड व्हाट वी अंडरस्टूड दैट वी कैन यूटिलाइज दिस वेस्ट मटेरियल इन सेवरल वेज। अब काओ पशुपालन आप कर रहे हो तो काओ से रिलेटेड हमको बहुत जबरदस्त जबरदस्त चीजें मिली हिंदू कल्चर में। ठीक है, दो तीन चीजें। अब एक चीज बोलते हैं भाई, वाई काओ इज कंसिडर्ड एज अ मदर, गाय मां समान, क्यों? है कोई बताएगा क्यों? क्यों सोचा है कभी? हैं जी, बहुत बढ़िया। रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज बात करते हैं, दूध मिल जाता है। ठीक है, जो इनका गोबर है, जो काऊ डंक है, उसको अपन बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब वही चीज इन्होंने सीखी। इन्होंने क्या सीखा? गोधुमा इज दैट थिंग जो कि उपज जाती है काऊ डंक में। तो इन्होंने क्या किया, गलती से वीट पड़ गया उधर और वो उग गया फिर।
तो गोधुमा क्या है? जो काऊ डंक में उपज जाता है। समझ आया? एक और अभी रेफरेंस बताऊंगा बायोलॉजिकल भी। तो गोधुमा लिख लो पहले, गोधुमा लिखिए, द वन विच जर्मिनेट इन काउ डंक, जो एक ऐसा चीज जो काऊ के डंक में क्या हो जाता है? उपज जाता है। द वन विच जर्मिनेट इन काउ डंक, DUNG, क्या? DUNG, हाँ DUNG, ब्रैकेट में लिखना वीट। तो दीज आर द रिसोर्स, भाई बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। एक और चीज उन्होंने देखी, लोगों ने दिमाग लगाते तो हर तरीके से दिमाग लगाते हैं, ठीक है? व्हेन अ ह्यूमन वुमेन गेट प्रेग्नेंट, तो व्हाट इज द एंटायर साइकिल ऑफ हर प्रेगनेंसी? बताओ। क्या बायोलॉजी से हो तुम? हैं? तो बायोलॉजी से कौन था? नरेश था क्या? मेरे को जब कंफ्यूजन हो जा रहा है भाई। तो ये तो तुमको 9 महीने का लॉजिक तो पता है ना। फिर माँ तुमको बोलती 9 महीने पेट में रखा है तेरे को, है कि नहीं? सुना होगा ये तुम लोगों ने कहीं ना कहीं। तो माओ का फेवरेट डायलॉग होता है, मेरी माँ अब तक बोलती है। तो 9 महीने का लॉजिक है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना होता है? देखो जल्दी से करके बता दो, मैथ से हो ना, बताओ। 9 मल्टीप्लाइड बाय 30 है 270। तो ये जो साइकिल अराउंड 270 की डेज की बता रहे हैं, तो इसको प्लस माइनस 15-15 कर लेते हैं, ठीक है? ऊपर नीचे 15। तो ये जो साइकिल है, काऊ के लिए भी सिमिलर काइंड ऑफ साइकिल हमको देखने को मिलती है। 260 के आसपास का वो रेंज है, ठीक है? थोड़ा सा कम है कंपेरेटिवली, ठीक है? जो गाय जिनके पास है वो लोग ये चीज जानते होंगे, ठीक है? ऐसा कोई और एनिमल नहीं है जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ रेंजेस हमारे पास मिले, ठीक है? तो ये भी एक सिग्निफिकेंस दिया लोगों ने कि भाई इसीलिए गाय हमारी माता है, ठीक है? ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये लॉजिकल चीज थी, बस मैंने बता दी, ऐसे ही सुन लो तुम बस। अगला लिखो कि गाय की बात चल रही थी, ठीक है? ये जो लिखवा रहा हूं ये पूछा जाएगा, जो इस बोर्ड पे है वो पूछा जाएगा, ठीक है? चलिए अगला, गोधुली। गोधुली अब गाय किसी के पास है? आपके पास गाय भी है, आपके पास कुत्ता भी है, आपके पास गाय भी है। वाह यार, कितनी गाय है मिताली? 4 गाय है और 4 कुत्ते हैं, भैंस भी है। तो कुत्ते उनको प्रोटेक्शन करने के लिए है क्या? तो हाँ, अच्छा 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 अच्छा, 4 गाय है और 4 एक भैंस है, 4 ही है। तो 4 का लॉजिक है तुम्हारे। हाँ, 4 गाय, 4 भैंस और 4 डॉग, ठीक है, सही है। और किसी के गाय है? 1 2, तुम्हारा ये हाथ यहां तक आया फिर रुक गया। आपके? चलो, अब गाय को चराने की व्यवस्था कैसे करते हो वैसे तुम लोग, मुझे पता नहीं। हमारे गाँव में तो यार उसको छोड़ देते हैं, वो अपने आप घूम घाम के चर चुरा के आ जाती है। उसको पता है अपना घर कौन सा है, ये अपना घर है, गेट खुला रखेंगे मकान मालिक, अंदर बैठ जाओ, अपनी जगह आके बैठ जाओ, ठीक है? आप लोग छोड़ते हो? अच्छा, खेत है वहां घुमा देते हो। तो अब जो टाइम है ना, जिस टाइम में गाय को छोड़ा, स्टॉप वॉच चालू, वो घूम घाम के वापस से अपने घर पे आ गई, उस टाइम को बोलते हैं गोधुली, ठीक है? लिखिए गोधुली, द टाइम व्हेन काउ रिटर्न टू, रुको, जो टाइम पे वो रिटर्न करी है वो टाइम है गोधुली, वो ड्यूरेशन नहीं।
जिस टाइम पे वो रिटर्न आ गई है, फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने छोड़ा, कितने बजे छोड़ते हो तुम? 6:30 बजे छोड़ते हो, आ कितने बजे जाती है वो? आती नहीं है तुम्हारी गाय। तो यहाँ की गाय थोड़ी समझदार थी, वो खुद आ जा रही है। अब जिस टाइम पे वो आ रही है वो टाइम है गोधूली, ध्यान रहेगा। चलिए, द टाइम व्हेन काउ रिटर्न्स टू इट्स शेड्स, the time when cow returns to its shades. अब अगन्या एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि इस वाइडली 2014 के बाद से अभी प्रोपोगेट करी जा रही है। इट इज नॉट अ मीनिंग और इट्स आइडियोलॉजी, हम ये समझ सकते हैं। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, कोई किसान है जो व्यक्ति गाय पाल रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे लिए वो गाय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? भाई तुमको दूध दे रही है, जो गोबर हो रहा है उसको भी तुम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे हो, उसके अलावा तुम्हारे को दूध इतना मिल जा रहा है, तुम दही जमा दे रहे हो, घी बन रहा है उससे, छाछ बन रही है उससे। भाई साहब गर्मी में छाछ पी रहे हो मस्त। तो भाई साहब जो गोबर आया है उसको तुमने गेहूं वेहूं की खेती वेती करवा ली, वहां पर आटा मिल गया, छाछ मिल गई, और क्या ही चाहिए। तो तुम्हारे लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब भाई ऐसे इंपॉर्टेंट जीव को क्या कोई मारेगा? नहीं मारेगा। तो इन्होंने बोला यार इतना इंपॉर्टेंट जीव है हमारे लिए, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है, तो फिर हम इसको मारेंगे क्यों? इट मस्ट नॉट बी किल्ड इन एनी केसेस, इसकी हत्या होनी ही नहीं चाहिए। उस टर्म को बोला गया अघन्य, कि काउ मस्ट नॉट बी किल्ड। GAUISTHI, गोष्ठी। अब ये गोष्ठी का टर्मिनोलॉजी अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हैं। देखो इसको ये बोलते हैं सर्च ऑफ काओ, कि यार अब जिसके पास ज्यादा काओ है वो ज्यादा अमीर है, क्योंकि वो ज्यादा दूध है, उसके पास ज्यादा दही है, ज्यादा छाछ है। जिसके पास कम काओ है सॉरी, वो गरीब है, कम दूध है, कम दही है, कम छाछ है। अब मान लो दो अलग अलग कबीले हैं, कबीला नंबर 1, कबीला नंबर 2। कबीला नंबर 1 के पास 1000 काओ है, भाई उसी से वो खाना बना रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, रोटी आ गया, छाछ आ गई, दही आ गया, दूध आ गया, और क्या चाहिए। कबीला नंबर 2 के पास है 500 काओ, ये अपने हिसाब से लोगों को चला रहे हैं। कबीला नंबर 1 का सरदार बोलता है कि यार अपने लोग ज्यादा हो गए, खाना वाना कम मिल रहा है, क्यों ना अटैक कर लेते हैं। किस पे? कबीला नंबर 2 पे। और कबीला नंबर 2 पे अपन अटैक करेंगे और उसके 500 काओ है, 500 काओ अपने पास आ जाएगी। ये अपने कॉपर टूल्स लेके जाते हैं और अटैक कर देते हैं किस पे?
कबीला नंबर 2 पे, और इनके बीच भयंकर लड़ाई होती है, लोग बाग मरते हैं। फाइनली ज्यादा मेजोरिटी में कौन है? कबीला नंबर 1 जीत जाता है और यहां की 500 गांवों को भी अपने अंडर ले लेते हैं। तो कोई भी राजा है वो वॉर लड़ने के लिए प्रेरित होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द काउस। इट मींस उसको क्या चाहिए? काउ को सर्च करते रहना है। गोष्ठी इज द टर्मिनोलॉजी जिसे बोलते हैं इन सर्च ऑफ अ काउ, या फिर कह देंगे वॉर इन सर्च ऑफ काउ। वॉर इन सर्च ऑफ काउ, गाय की खोज के लिए होने वाली लड़ाई। ठीक है भैया, तेज मिताली ने ऐसे फेंका है पेन, अब नहीं समझ गया मैं, समझ जाता हूं। ठीक है ना, है ना? ठीक है, 15 मिनट का गैप लेते हैं और फिर 20 मिनट का गैप लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले भाग में। ठीक है।